अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है एक है निगार टेलीफिल्म जो कि रिसेंटली टेलीकास्ट हुई है ARY डिजिटल पर ISPR की तरफ से। बहुत ही मोटिवेटेड टेलीफिल्म है, ज़रूर देखें। जिन्होंने देखी है वो डेफिनेटली जानते हैं। इस टेलीफिल्म में इंस्पिरेशन है ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि मेल्स के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी बोल लो मेरा बेटा। तो मुझे भी मास्क बनाए। पाकिस्तान जग जग पाकिस्तान दिल दिल यहाँ से क्या होता है? कुछ भी जग पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। जी, तो इसमें इंस्पिरेशन है ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि मेल्स के लिए भी। मेल्स के लिए जस्ट ये इंस्पिरेशन नहीं है कि हमारी बेटियां या हमारी बहनें जो हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अचीवमेंट्स उनकी होनी चाहिए, बल्कि मेल्स के लिए इसमें ये इंस्पिरेशन है कि इस टेलीफिल्म में जो मेल्स कोऑपरेटिव दिखाए हुए हैं, जो मेल्स एक फीमेल के लिए सपोर्टिव दिखाए हुए हैं रिश्तों में, वो इंस्पिरेशन हमारे माशरे के मेल्स में बेपनाह होनी चाहिए। मतलब बहुत कम परसेंटेज है, इसकी रेशो जो है वो बहुत कम है ऐसे मर्दों की, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी ज़रूरत है कि आप अपनी बेटी को या बहन को एक्सेल करने दें और उसको अपनी सपोर्ट, अपना कोऑपरेशन और अपना कॉन्फिडेंस उसको दें और बीइंग हस्बैंड अपनी वाइफ को भी इसी तरह से आप एक्सेल करने दें। डेफिनेटली जो है वो अचीवमेंट्स आती हैं। बाकी इसमें मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ था कि उसने अपना सब कुछ खो के ये सब हासिल किया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखें, जो उसने खोया वो लिखा हुआ था इसी तरह से, और उसने मतलब ये खोकर या इस कीमत पर ये अचीवमेंट्स नहीं उसको मिली कि उसने अपने माँ बाप को खोया तो उसको ये अचीवमेंट मिली है या उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसको ये अचीवमेंट मिली है। ऐसा नहीं है। इसलिए हम ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते कि उसने बड़ी कीमत अदा की है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, या जो है वो निगार को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये इसकी कॉस्ट नहीं है अचीवमेंट्स की कि उसको ये कहा गया हो या उसको ये हो कि मैं ये कुर्बानियाँ दूंगी तो मुझे ये अचीवमेंट मिलेगी और उसने ऐसा किया। इन कमेंट्स से पढ़ के ऐसा तासुर जा रहा था, मतलब जिसने अगर वो मूवी नहीं देखी हुई तो उस पर ऐसा तासुर जा रहा था कि खुदा न खास्ता उसने मतलब कोई लेट डाउन कर दिया है या किसी कोई गिव अप कर दिया है रिलेशनशिप या क्या किया है उसने। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। डेफिनेटली एक हादसा था उसके माँ बाप और बहनों का जाना अचानक से, और उसके बाद एंड पे अभी 2019 में उसके हस्बैंड का जाना, ये भी एक कुदरती तौर पे उसके हस्बैंड को वो प्रॉब्लम्स हुए, मेडिकली हेल्थ इश्यूज। तो बहरहाल वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके इन-लॉज सबका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं वो आपसे शेयर करनी चाहूँगी इन बातों के अलावा भी। कि सबसे पहले तो वो डायलॉग्स जो उसके बाप ने उसको बोले, तब उसके बाप ने कहा था कि मैं बड़ा मतलब सोच समझ के शादी कर रहा हूँ और फिर भी अगर तुम्हें कहीं लगे कि कोई मसला है या ये तुम्हें फ़ैसला सही ना लगे तो तुम वापस आ जाना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मतलब हमें अपनी बेटियों को इसी तरह की बातें बोलनी चाहिए, ना कि ये हम कहें कि अब तुम्हारा जनाजा ही उधर से आना चाहिए और वो बेचारी वाकई फिर जनाजा ही आना शुरू हो जाते हैं। अभी जो पिछले दिनों डॉक्टर एक फ़ीमेल डॉक्टर का चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी लाहौर में, नाम मेरे जहन से निकल गया, उनका मर्डर ही मेरे ख्याल में तो हुआ है। आई डोंट नो तफ्तीश क्या बताती है मज़ीद। तो बर्दाश्त जो है उसकी एक हद होनी चाहिए। हमें अपनी लिमिट्स और लिमिटेशंस और दूसरों की लिमिट्स और लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दे के भेजें कि अगर मुश्किल हो जाए और चीज़ें वर्क ना कर रही हों, इंसान जिसके साथ हमने तुम्हें ब्याह है ये अगर जानवर बनने लगे तो वापस आ जाना। जानवर के साथ नहीं ब्याह रहे हम, तुम्हें इंसान के साथ ब्याह रही हैं। और लेकिन उसके बाद फिर उसके फादर ने जो कहा कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मेरा सर झुकने नहीं देगी, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये डायलॉग नहीं होना चाहिए था।
बहरहाल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं कोई डाउट नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल इससे ये नोशन जाता है कि जैसे खुदा ना खास्ता अगर कोई डिवोर्सी है तो वो उसको हम अभी तक स्टिग्मा क्यों कंसिडर कर रहे हैं, मतलब वो गुनाह नहीं है कि उससे आपका सर झुक जाता है, उससे आपका सर नहीं झुकना चाहिए। एक्चुअली हदीस है, मैंने पढ़ी हुई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, उसका मफहूम कुछ इस तरह से बनता है कि जिसने किसी एक तलाक याफ्ता बेटी को घर में रखा तो उसका बड़ा अजर है, कोई बयान किया हुआ, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा कंप्लीट फरमान है। तो इसको हमें स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर्स हैं, टेलीफिल्म में बहुत जगहों पे ये मेंशन किया हुआ है कि सोसाइटी के प्रेशर्स को सवार नहीं करना, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी सोसाइटी की तरफ से हमें अपने दिमागों पे सवार नहीं करना चाहिए कि अगर कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो लेट इट गो, बजाय इसके कि आप अपना सर फोड़ते रहें या वहाँ से आपकी लाशें वापस आएँ। सेकंड थिंग जो इस मूवी में दिखाई हुई है, मतलब हस्बैंड जो है उसके माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, और यूजुअली हस्बैंड्स होते हैं, हमारा भी इर्द गिर्द का ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जॉइंट सिस्टम या सोसाइटी जो है वो उनको कोऑपरेटिव समटाइम्स या बसा औकात रहने नहीं देती। तो हस्बैंड्स को ये प्रेशर सस्टेन करने आने चाहिए कि हमने जो हमारी वाइफ है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप बहन भाइयों को यहाँ पे हमारे लिए ही आई हुई है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें इसका ख्याल करना है, हमें इसको डिफेंड करना है। लाइक अगर उसकी औलाद नहीं थी तो वो अपने फैमिली को कहता था कि आप मुझसे पूछें, इससे कुछ नहीं पूछेंगे, आप अपने औलाद के हवाले से बात करनी है तो आप मुझसे करें। ये एक सेंसिबल आंसर है, बजाय इसके कि आप सारा बर्डन जो है वो बहू के ऊपर डाल दें और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि जब हमने बच्चे की दूसरी शादी कर देनी है, डेफिनेटली उसका हक है वो कर ले, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट वाइफ है उसकी इज्जत में, उसकी रिस्पेक्ट में, उसके मकाम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। थर्ड पॉइंट 47 मिनट्स के ऊपर ये दिखाया हुआ है, जब उसकी प्रमोशन ड्यू होती है तो उसको से ये लग रहा होता है कि सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर ना आए उसके हस्बैंड के ऊपर कि उसके हस्बैंड ने तो एज मेजर जो है वो रिटायरमेंट ले रही थी और इसकी मेजर से फिर ऊपर प्रमोशन होने जा रही है, तो हस्बैंड जो है उनको ये चीज़ बॉदर ना करे, खुद तो नहीं करेगी, डेफिनेटली वो अच्छे हैं, लेकिन सोसाइटी जो है ना वो कानों में डाल देती है कि लो जी तुम्हारी बीवी तुमसे आगे निकल गई है और तुम पता नहीं कुछ छोटे हो गए हो या इंफीरियर हो गए हो, बीवी तुम्हारी सुपीरियर हो गई है, वो कुछ को कुछ समझती है, नहीं भी वो समझ नहीं होगी, तो लोग इस तरह कह के ना दिमाग ख़राब कर देते हैं वर्ड का। तो ये मतलब थोड़ा सा एक डर यहाँ पे शो किया हुआ है, जो कि उसके हस्बैंड ने डेफिनेटली नहीं किया, और उसने इतने अच्छे जेस्चर्स दिए कि उसकी जब भी प्रमोशन हुई उसने उसके लिए सरप्राइज़ पार्टीज़ रखी। इसी तरह से हस्बैंड्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, भाइयों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सिर्फ बहनें या माएँ ही नहीं होती कि जो हर सेलिब्रेशन को याद रखें और करें, मेल्स को भी इसी तरह से रखना चाहिए, करते हैं डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते हैं, बाकियों को भी करना चाहिए। फिर इस टेलीफिल्म में 52 to 53 मिनट्स में कोई कैजुअलिटीज़ दिखाई हुई हैं, कोई पुलिस स्टेशन पे या किसी चौकी पे हमला होता है और बहुत सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी होके आते हैं, और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं कि मतलब हर हार्ट इज़ क्राइंग, और वो घर आके अपने हस्बैंड से शेयर भी करती है, तो उसको उस वक्त उसकी सिचुएशन देख के मुझे याद आ गया कि 2017 में 25 जून को मेरा सी सेक्शन हुआ था इधर CMH भावलपुर में, और उस वक्त यहाँ भावलपुर के साथ ही अहमदपुर में ऑयल टैंकर जो है वो लीक किया हुआ था और वहाँ पे आग लग गई। पिछले दिन का लीक किया हुआ था और 25 को वहाँ पे आग लग गई, और उसमें बहुत सारे लोग जो वहाँ से ऑयल लेने के लिए आए हुए थे इर्द की बस्ती या गांव के, वो जल गए, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो BVH में आना शुरू हो गई, वहाँ से CMH रेफ़र होना शुरू हो गई, CMH से फिर उनको बाय एयर और सिटीज़ में ट्रांसफ़र किया जाने लगा, और CMH में जो ICU था मैं वहाँ थी, तो वहाँ से फिर मुझे और एक साथ और जो 2 पेशेंट्स थे उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया कि अब ICU में ये कैजुअलिटीज़ दूसरी वाली आना शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे जो हेड नर्स थी वो लिटरली रोना शुरू हो गई, मतलब उनको देख के ना। हालांकि ये जो पैरामेडिक्स होते हैं इनके तो रोज़ का काम होता है ना पेशेंट्स को डील करना, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में और इतने ज़्यादा बर्न पेशेंट्स इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस में जब आ रहे थे, उनको ट्यूब्स और बर्नॉल वगैरह तो लगी हुई थी लेकिन उसको नज़र आ रहा था कि इनकी क्या कंडीशन है, तो वो रोना शुरू हो गई ना। तो जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर था, एनेस्थीसिस्ट था,
उसने आके उसको हौसला देना शुरू किया और कहा कि मैडम आप हौसला हार जाएंगी तो इनका क्या बनेगा, आप हौसला करें वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है और ये दर्दमंद दिल सबके पास नहीं होता। ऐसी सिचुएशन जो है उसमें बड़ी हिम्मत का काम होता है। आप जो है वो काम करते रहें ऐसी सिचुएशन में, उसको अच्छा सा हैंडल कर लें, अच्छा टैकल कर लें अपने आप को संभालते हुए। फिर 59 मिनट्स पे जब उसकी प्रमोशन के हवाले से बात हो रही होती है, कुछ लोग जो हैं वो कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो उनका ये ख्याल होता है कि जी सोसाइटी क्या कहेगी कि फ़ीमेल को आप ये रैंक दे रहे हैं और आज से पहले इस रैंक पे कोई फ़ीमेल नहीं आई। तो जो उनके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि जी ये सोसाइटी का ट्रेंड बदलना है, ये हम ही बदलेंगे तो बदलेगा, ये बदलना चाहिए। जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटा के हमें प्रमोशंस देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मर्द है तो इसको ही आगे बढ़ाएं, ये औरत है तो ये नहीं कर सकेगी। नहीं, क्यों नहीं कर सकेगी? वो यहाँ तक आ गई है तो आगे भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? और डेफिनेटली जब वो कॉम्पिटेंट है और कर रही है तो लोग कौन है? हम ही लोग हैं ना, हमने ही लोगों को दिखाना है कि हाँ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर एक लेडी फील्ड में आ गई है तो वो डेफिनेटली कर लेगी। और समटाइम जब लेडीज़ को टास्क दिए जाते हैं तो फिर घर से इस तरह की कुछ लेडीज़ के आना शुरू हो जाती हैं बातें कि जी ये तो फीमेल का करने का काम ही नहीं है, ये उन्हें चाहिए था मेल को दे देते, ये तो फीमेल को क्यों दे दिया है, तो फलां है तो टमकां है। ये रवैये भी नहीं होने चाहिए। इस मूवी में ये नहीं है, मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ। फिर 1 घंटा और तकरीबन 6 मिनट पे उसके हस्बैंड की और निगार की डिस्कशन हो रही होती है और जौहर जो है वो निगार से कहता है कि औरत को मर्द से 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है करियर वुमन को। निगार कहती है 4 नहीं 8 गुना। और ये बात 1000% ठीक है कि औरत को जब वो करियर वुमन होती है तो उसको 8 गुना ज़्यादा मर्द से काम करना पड़ता है। डेफिनेटली कहीं मतलब कोई 8-10 गुना ज़्यादा मर्द से काम करना खपना पड़ता है। और फिर भी बड़ी मुश्किल से उसको जो है ना वो थोड़ा सा एडमिट किया जाता है। और मर्द जो है वो समटाइम्स काम ना करके भी काम चला लेते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए और ये रवैये बदलने चाहिए। फिर 1 घंटा 8 मिनट पर उसने कोर कमांडर के दरबार में जाने के लिए ख़ुद अपने हक़ में आवाज़ उठाई। उसको नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो फ़ीमेल थी, तो उसने ख़ुद अपने हक़ में आवाज़ उठाई, ख़ुद उसने कहा। तो ये सिर्फ उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। डेफिनेटली मैडम निगार को बहुत सारी जगहों पर अपने हक़ में आवाज़ उठानी पड़ी होगी, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने हक़ में बोला होगा आगे बढ़ने के लिए, और ऐसा लेडीज़ को करना पड़ता है। चलो बोलो जल्दी से। My favorite song is ABCD. ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WXYZ. Now I know my ABC. Next time won't you sing it with me? शाबाश, क्लैपिंग। फिर 1 घंटा 36 मिनट पर अगेन जब उसकी प्रमोशन का सीन आता है तो फिर यही जो है वो बात आती है कि जेंडर बायसनेस जो है वो शो हो रही होती है। 1-2 मेंबर्स जो हैं कमेटी के वो शो कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कैरेक्टर कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि जेंडर बायसनेस को छोड़ के हमें उसके करियर के रिकॉर्ड को सामने रखते हुए जो है ना मेरिट पे फ़ैसला करना चाहिए। और वो फ़ैसला मेरिट पे हुआ और उसको ये कामयाबी मिली। और ये जो मतलब लेटेस्ट कामयाबी उसको जो मिली तो उसमें उसके हस्बैंड साथ नहीं थे ये लोग, लेकिन उसके भाई थे, उसकी मदर इन लॉ दिखाई हुई हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें लाइफ के साथ होती हैं। और जो लास्ट स्पीच उसने की है आर्मी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, दैट इज़ सो मोटिवेशनल कि मतलब जो कामयाबियाँ आपने हासिल की हैं वो आपसे पहले भी हासिल की जा चुकी हैं। जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो आपसे पहले भी लोगों ने फेस किए हैं। तो लेट डाउन ना करें, गिव अप ना करें, हौसला ना हारें, आगे बढ़ें और स्ट्रेटजी से चलें। जिसका पाँव जिस जूते में होता है उसको पता होता है कि इस जूते में उसको वो किस तरह से मतलब इसमें चल रहा है। दूसरे उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक तरफ तो मैडम निगार डेफिनेटली बहुत हाई अचीवमेंट्स हैं उनकी, लेकिन दूसरी तरफ उनको एक
घर के हवाले से, मतलब फैमिली के हवाले से कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि आइडियल 100% जो है वो कुछ भी नहीं होता। किसी की लाइफ 100% आइडियल नहीं होती। हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है समटाइम्स, या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में से मिस होता है, उसको मिस करना पड़ता है, या तो कुछ खला जो है वो ज़िंदगियों में सबके होते हैं। तो हर एक की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बस उनकी नोयत डिफरेंट होती है। तो उसको लेके मिज़रेबल होके नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये हो गया है तो हाय भाई अब मैं क्या करूँ और मैं बढ़ नहीं सकता आगे, और अब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब हौसला ना हारें कभी भी। लाइफ जो है वो आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है, इसको अमानत समझ के अच्छा इसका इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी बात जो इस टेलीफिल्म की है, दिस इज़ सो सिंपल, ऑल द कैरेक्टर्स वर सो सिंपल, कोई ग्लैमर नहीं था और इतनी अच्छी स्टोरी थी, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे कि ग्लैमर की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपलिसिटी के बावजूद ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट रखती है टेलीफिल्म, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, इंस्पिरेशनल है। यही इस टेलीफिल्म की सक्सेस है। इस तरह के टेलीफिल्म या ड्रामाज, वीडियोस, मूवीज़ बनती रहनी चाहिए और इनसे हम सबको इंस्पिरेशन डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मैडम निगार को, मैडम निगार जौहर को। शी इज़ डेफिनेटली अ लिविंग लेजेंड। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जो लॉसेस हैं उनको डेफिनेटली पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक एसेट हैं हमारे लिए। हम सबको भी अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए ज़्यादा से ज़्यादा, और खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।